आज के इस यूथ पार्लियामेंट में मेरे साथ उपस्थित गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विजय भाई रूपाणी जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतू भाई वगानी जी, हमारे बीच में से अभी चले गए लेकिन स्वामी ब्रह्म बिहारी स्वामी जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और जिन्होंने ये सफल आयोजन किया, हमारे युवा मोर्चा के यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष भी ऋत्विज पटेल जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, मिस्टर पीटर कुक, हु इज़ द डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटेन, श्री विनोद मित्तल जी, चेयरमैन ऑफ कर्मावती यूनिवर्सिटी, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑन द डायस और यहाँ उपस्थित युवा पार्लियामेंट में आए हुए हमारे युवा साथी, कर्नावती यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं आप लोगों का जोश समझ सकता हूं। और उस जोश की तायीद भी करता हूं, समर्थन भी करता हूं। मित्रों, आज मुझे यहां यूथ पार्लियामेंट में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे तो पहले मैं ऋत्विज पटेल को और उनके साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने ये हर साल इस क्रम को चलाया है और यूथ पार्लियामेंट के तहत देश के प्रश्नों को एक अच्छे तरीके से चैनलाइज करने का प्रयास किया है और युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ऋत्विज पटेल को और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। आज मेरे सामने यहाँ लघु भारत बैठा है और यंग इंडिया बैठा है। सच में ऐसे विद्वतापूर्ण भरे हुए हमारे ऑडियंस को एड्रेस करने का जब मौका मिलता है तो मैं सच में ये समझता हूँ कि हम सब की बात आपके माध्यम से जब सारे देश में जाएगी तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा और आप सब लोग उस बात को लेकर के आगे जाएंगे तो देश के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं पढ़ रहा था, यूथ पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, लेट योर वॉइस बी हर्ड, बट आई एम हैंडीकैप्ड बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, टू हियर यू, rather you are hearing me. It is a one-way traffic. So it becomes really very difficult for me to understand what is your aspiration, what is your ambition, how do you want to contribute, how do you want to see India, strong India, what are the challenges which you feel. I don't have the questions right at this point of time. So I am little handicapped. But still I will try to see how we can answer and come together to see the India as a strong nation and what contributions we can do. If we talk about India, Swamiji also said that 65% of the Indian population is below 35. It's a young India. It's India with aspiration. It's India which wants to do, who wants to see a change. But if I see, I find two things. Number one, the political environment which you are getting, I consider that you all are very lucky persons at this point of time, which you have to understand. When I say so, it is not a political statement which I am giving. It is a factual situation which I am trying to
put forward with you, in front of you. You see, 5 years back, the political environment was सब कुछ चलता है. The political environment was कुछ नहीं बदलेगा. The political environment was हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे. The political environment was कि हम तो पिछलग्गू बन करके ही रहेंगे. Now, after 5 years, we see a sea change in the political culture of the country. और हमारा नौजवान आज बोलता है सब कुछ नहीं चलेगा, सही चलेगा, सही दिशा में चलेगा. दिस इज द दिशा. 5 साल पहले हम कहते थे कुछ नहीं बदलेगा. आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि सब कुछ बदलेगा, भारत आगे बढ़ेगा. 5 साल पहले हम कहते थे कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. आज हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज फुल ऑफ एम्बिशन एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से दैट द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री हैज चेंज्ड. एक समय था जब भ्रष्टाचार युक्त भारत था. आज मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना है और विकास युक्त भारत बना है. It is not a very simple thing, it is not a very small thing, and it is not very easy to be done, or it is easier said than done. लेकिन यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है. Impeccable character, delivery in the administration, sea change in the situation, ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं. इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि we are very lucky that we are growing at the time when the political leadership is decisive and which is giving direction not only to the country but to the world and making its place in the world. That is what I would like to say. The another advantageous point which I find is that we have a very strong family institution. Our young children have got a very strong family background and a support system. आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि विदेशों में पढ़ने और पलने वाले बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड का सपोर्ट सिस्टम कितना कमजोर होता है. After 18, they say, now here son, you are young, you should look for yourself and find out the ways to go forward. But it is in India that the family institution is so strong. Each mother and father put their all sweat to see to it that the child grows in the best possible manner. हर माँ बाप और यहाँ पर इतनी फैमिली इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, उसको हमको समझना चाहिए. इसके कारण आपके विकास का आपका स्रोत बहुत आगे बढ़ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए. दिस इज अ वेरी एडवांटेजियस सिचुएशन. द थर्ड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से दैट एज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन के लिए जो फ्रीडम है, उसका जो एनवायरनमेंट यहां पर मिलता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसको हमको समझना चाहिए. और इसीलिए जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट ओनली गिविंग मैन पावर एंड स्किल्ड मैन पावर एंड बेस्ट मैन पावर टू द कंट्री बट टू द वर्ल्ड. व्हेन आई से सो, आई वाज ए हेल्थ मिनिस्टर. हमारे डॉक्टर्स बाहर थे तो हमसे बहुत से लोग बोलते थे कि आपके डॉक्टर्स बाहर हैं और आप अपनी कंट्री में डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं. हमने कहा हम डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन हम दुनिया को भी डॉक्टर्स देंगे और देश को भी डॉक्टर्स देंगे. ये ताकत भारत में है. एंड आई कैन से दैट इन लास्ट 5 years the strength of medical strength was 50,000, which has been increased to 80,000, and within 2 years it will be 1 lakh per year doctors will be producing. If we talk about IT, 7.5 million people are working outside. 7.5 million.
In the manufacturing and engineering side, 3.7 million people are working, which is 12% of the contribution is 12%. अगर हम लोगों के साथ जुड़ करके काम करने की विदेश की दृष्टि से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आज दुनिया के इंस्टीट्यूशंस बहुत हद तक भारत के लोगों ने संभाल रखे हैं। ये हम गौरव के साथ, प्राइड के साथ कह सकते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं। We have the best scientists in NASA. We have the best doctors in America. We have got the best engineers. The National Health System of London is going to break down if we call our Indian doctors back. This is the situation and this is how we are working. Will collapse. And consider this to be your strength. ये जो हम कई बार बोल देते हैं ना, this is a brain drain. Don't say. It is our presence. And you must have seen that how Modi ji has made Indians proud in America, in Houston, in every part of the country of America and England. That is what we have to understand. तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को हम वीकनेस में न समझें, ये हमारी स्ट्रेंथ है और उन स्ट्रेंथ्स को लेकर के हम काम में जुटे हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें अपने देश में विकास के दृष्टि से, तो मैं एक बात युवाओं को हमेशा बोलना चाहता हूं, वो ये है कि कई बार आई फाइंड दैट वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड विथ अदर्स that we forget ourselves. I don't know whether I will be able to explain you or not, but two things I will tell you. One is कि हमारे यहाँ एक फैशन सा बनता है, युवाओं को मैं विशेष करके रोकने के लिए कहूँगा। You see, in 60s and 70s हर एक कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए लगा हुआ था। वो डॉक्टर है इसलिए तुम भी डॉक्टर बनो, वो इंजीनियर है इसलिए तुम भी इंजीनियर बनो। 80s में आकर के लोग मैनेजमेंट में जाने लगे, फिर डॉक्टर्स भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट बन गए, इंजीनियर्स भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट बन गए। इट बिकेम ए फैशन। और 90s और 21st सेंचुरी में आते आते सब लोग ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ गए। अ डॉक्टर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट, एन इंजीनियर बिकमिंग ब्यूरोक्रेट। आई एम टॉकिंग इसलिए कि हमारे यहाँ ये फैशन की तरह मूड चेंज करता है एंड एवरीबडी वांट्स टू गो इन दैट पर्टिकुलर लाइन। एक समय में आईटी का जमाना आया। मैं यूथ को एक बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत बड़े भी हो जाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाते। मेरा आपसे निवेदन है कि ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ इन बिटवीन योर सेल्फ व्हाट यू आर। ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, ट्राई टू फाइंड योर वीकनेसेस, try to see an opportunity and try to see the threat. SWOT analysis should be done. और वो SWOT analysis हम नहीं करते। Every individual has got some strength. We have to understand that strength. And I'm sorry to say, जब मुझे कई यूथ मिलते हैं और मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ what is your strength? They are not able to tell. Because उन्होंने अंदर झांक करके अपने आप को अभी तक नहीं देखा है। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। मैं उनसे पूछता हूं व्हाट इज योर वीकनेस, दे डोंट नो। ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे आई एम इनटॉलरेंट, आई एम इम्पेशेंट, ऊपरी सतही तौर पर, लेकिन अंदर से नहीं पहचान पाते कि उनकी वीकनेस क्या है। एंड आई विल टेल यू दैट एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंट थ्रेट। ही हैज टू और शी हैज टू एनालाइज हिज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट and then carve your way in life what you want to do. Then try to see how do we go forward in marching in our own life. How do we fulfill our aspirations and ambitions. इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप कम से कम अपना SWOT एनालिसिस ज़रूर करें और SWOT एनालिसिस करके अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रेंथ्स को पर आप काम करें और अपनी वीकनेसेस को संभालने का प्रयास करें। इफ़ यू विल बी एबल टू डू दैट, आई थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम विच इज़ टू बी डन, विच इंडिया एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट। तो ये आपसे मेरा निवेदन है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर युवा के दृष्टि से आप सारी बातों को समझ रहे हैं तो मैं एक निवेदन और करूंगा, try to go deep into the subject.
Generally what happens that we want in short span of time everything in a very short span of time. और हमारे यहाँ एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. Generally we are jack of all trades but master of none. We should know all trades but we should be master of one. और उसके लिए हमको काम करना चाहिए. हमको गहराई से जानना चाहिए कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमको अंडरस्टैंड करना है अपने आप. कई बार हम देखते हैं, आज स्वामी जी का इतना अच्छा डिस्कोर्स हुआ, आपने देखा उन्होंने गहराई में कितनी बातें की. लेकिन आप समझिए, मैं कई बार ये महसूस करता हूं, शैलो लिटरेचर ऑलवेज ओवरटेक्स a deep literature, a literature with depth. और ये हमारी वीकनेस है. दिस हैपेंस. अगर आपके पास कोई हल्का लिटरेचर आ जाएगा, आप उसको जल्दी देखने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर गहराई का लिटरेचर आएगा तो उसको पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए जो समय है, वो समय आपके पास नहीं रहता, और इसलिए वो ओवरटेक हो जाता है शैलो लिटरेचर से. मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे जो डीप इंडियन कल्चर के इथॉस हैं, उसके तरफ भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है. वो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है. वो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है. और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको डीप थिंकिंग, गहराई में जाना, किसी भी सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से समझना, उस पर अथॉरिटी डेवलप करना और उस अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ना, इसकी आवश्यकता हो. और मुझे लगता है कि अगर ये यूथ करेगा तो उसको उसका भी लाभ मिलेगा और उसकी पर्सनालिटी में अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा दैट व्हाट ही सेज विथ फुल कमांड, व्हाट ही अंडरस्टैंड्स इन डीप इनटू इट. तो ये भी आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा. मित्रों, जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए पॉलिटिकल फील्ड. When you choose your government, don't choose your government by thinking at a superficial level. Because वो आपके निर्माता हैं, आपको आगे वातावरण देने वाले लोग हैं. इसलिए आपको जब भी चुनना हो तो गहराई से who can deliver, who can lead you, who can give you best leadership, इसको हमेशा ध्यान में रख करके कीजिए. मैं आपके सामने उदाहरण ही रख सकता हूँ. मई महीने में आपने लोकसभा में हम लोगों को विजय हासिल कराई, एक डिसाइसिव वोट दिया आपने. मोदी जी को 303 एमपीज आपने दिए. फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जो पार्लियामेंट कभी नहीं चलती थी, उसने एक ही सेशन में 128% का काम करके दिया. ये हम आपको बताना चाहते हैं. दिस इज द डिफरेंस, 128%. And when I say 128%, you will ask, भाई 100 तो परसेंट होता है तो 100 के 128 कैसे हुआ? पार्लियामेंट 6 बजे तक चलती है, हमारी पार्लियामेंट 10 बजे तक चली. 128% काम हुआ. जहां एक बिल पास नहीं होता था, वहां 20 बिल्स पास हुए और 200 बिल्स पेश हुए और पार्लियामेंट में डेलिब्रेट हुए. इस बात को हमको समझना चाहिए. दिस इज डिसाइसिव लीडरशिप. For last 70 years, there was no answer to Article 370. But this decision of Article 370 was given by the decisive leader Narendra Modi, and the architect of it, that was Amit Shah, which we have to understand and first. मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं. सोचते तो बहुत लोग थे, चाहते तो बहुत लोग थे. आपने वोट डाल करके सरकार को मजबूती दी. करने वाले मोदी जी और अमित शाह बने. इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको हम. फ्रेंड, आई विल आल्सो टेक एन अपॉर्चुनिटी टू टेल यू, बिकॉज जनरली इन प्रेस जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं वहां मानव अधिकार का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसी चर्चाएं, और खास करके मीडिया में इसकी चर्चा होती है. People don't know about Jammu Kashmir much. People only know that there was an Article 370 which gave special privilege, and that has been withdrawn.
It did not give special privilege. Rather, इंडिया के मेन स्ट्रीमिंग से जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने का 370 इरादा था और कुछ नहीं था. डू यू नो दैट इन जम्मू कश्मीर there was no political reservation for scheduled tribe? Not even a single MLA or an MP could fight elections from a tribal seat. The whole of Ladakh was tribal. The Gujars and the Bakarwals, the nationalist Muslims who are there on the border fighting along with the Indian army against Pakistan, they were not given political reservation. Do you know that 106 laws of Government of India were not applicable in Jammu Kashmir? But now, after the abrogation of Article 370, delimitation will take place, and for the first time, a Lok Sabha member from the tribal seat will come to Lok Sabha, and in Vidhan Sabha, there will be tribal seats for tribal seats. This is the situation. I find here women flock in large number. Do we know that domestic violence was not implemented in Jammu Kashmir? Act against domestic violence. Do you know POCSO was not implemented in Jammu Kashmir? Prevention of sexual offences against children. That was not implemented in Jammu Kashmir. Do you know that Prevention of Corruption Act was not applicable in Jammu Kashmir? 3 families and their supporters having a gala time there in Jammu Kashmir. Now Prevention of Corruption Act is there, and people who have done blunders and corruption, they will be behind the bars. That is going to happen. That's what you have to understand. ये है अंतर. You will be astonished to know when I talk about decisive leadership in Jammu Kashmir. Those who came from West Pakistan as refugees in 1947 and they came to Jammu Kashmir, they were not given the rights to cast their vote or to stand. भारत में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं. इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने. लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बस गए वेस्ट पाकिस्तान से, वो काउंसलर भी नहीं बन सके. यह परिस्थिति हुई बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370. बट नाउ ये सब लोग चुनाव लड़ भी सकेंगे और भारत के मेन स्ट्रीमिंग इनकी होगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से क्या बना. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक, कांग्रेस पार्टी इसको एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो, इलेक्शन का मुद्दा बना लेती है, वोट बैंक की राजनीति करती है. बट वी हैव गॉट द मॉरल राइट टू डू दैट. अगर हम सती प्रथा बंद कर सकते हैं, अगर हम बाल विवाह समाप्त कर सकते हैं कानून से, अगर हम दहेज प्रथा समाप्त कर सकते हैं, तो मुस्लिम बहनों पर लटकता हुआ यह ट्रिपल तलाक, इसको क्यों नहीं समाप्त कर सकते हैं. मोदी जी ने इसको भी समाप्त करके दिया. यह हमको समझना चाहिए. एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड. कांग्रेस की लीडरशिप को समझाना चाहिए, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, सीरिया में नहीं है, मलेशिया में नहीं है. इन सब लोगों ने ट्रिपल तलाक को कानून से बंद कर दिया. ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स के मैंने नाम लिए. इन सारे जगहों पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, सीरिया, मलेशिया, इन सब में ट्रिपल तलाक नहीं है, कानून से प्रतिबंधित है. लेकिन हमारे भारत में ये चल रहा था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, और उसको भी डिसाइसिव लीडरशिप ने समाप्त कर दिया. ये हमको समझना चाहिए. मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ डिसाइसिव लीडरशिप एंड व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लीडर कैन एक्ट, but the support system comes from you. That is what you have to understand. If the support system is there, the direction is right, and direction go in the right direction. तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसका हमको ध्यान रखना चाहिए. We are going for 2022. 75 years of independence will be there. अब 75 years of independence में हमारा क्या गोल होना चाहिए? हमारा गोल है क्लीन इंडिया, हमारा गोल है पॉवर्टी फ्री इंडिया, हमारा गोल है करप्शन फ्री इंडिया,
हमारा गोल है कम्युनलिज्म फ्री इंडिया, हमारा गोल है कास्टिज्म फ्री इंडिया। इस गोल को हमको हासिल करना है और इसके साथ साथ सभी को रहने के लिए छत हो, पक्का मकान हो, पीने के लिए शुद्ध पानी हो, खाने के लिए गैस का सिलेंडर हो और उसकी व्यवस्था हो, और साथ में शुद्ध टॉयलेट की व्यवस्था हो, इसके साफ टॉयलेट की व्यवस्था हो। इसकी बात को हम लोगों ने कहा है। मैं आपके सामने ये सब 2 टारगेट्स इसलिए रख रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू मेक द इंडिया चेंज। आप और हमको नहीं पता चलता, जब किसी को बाहर अपने वॉशरूम नहीं होने के कारण जाना पड़ता है तो उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, दिस वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और आज मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ इंडिया में जो ODF था, वह जो 33% था, that has been covered to 99%, which we have to understand this is the India which is changing। मैं आपके सामने ये इसलिए रख रहा हूं कि अगर हमने बेसिक्स को चेंज किया तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को ग्रो करने की, विशेष करके युवाओं को आगे बढ़ने की। और इसलिए स्वच्छ भारत के साथ साथ समृद्ध भारत बनाने के लिए हम लोगों को इस काम में जुटना है और हम सबको प्रण लेना चाहिए। आप युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने जीवन में हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टिल 2022 टू मेक इंडिया न्यू इंडिया, उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें हम अपने आप को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, कोई भी काम करो 3 चीज़ों को ध्यान में रखो, स्पीड, स्केल एंड स्किल। देयर शुड बी स्पीड इन योर टारगेट, द स्केल शुड बी लार्ज एंड इट शुड बी डन विथ स्किल। स्किल के साथ उसको जोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम सब लोग इस काम में जुटे हैं, आप भी इसमें मदद करेंगे। एक समय था, अब एनवायरनमेंट देने की बात जब हम कहते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज ओनली वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। In 5 years, we have now total 22 All India Institute of Medical Sciences. This is the difference. 22. Best infrastructure is being given. अब मैं डॉक्टर्स को ये बोलता हूं कि पहले तुम बाहर जाते थे क्योंकि यहां पर फैसिलिटी नहीं थी। आज आपको ये फैसिलिटी मिली हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। 7 IIMs have been established. 7 new IITs have been established. 10,000 crores are being spent by Prime Minister Modi ji for having 20 world-class universities. 20 world-class universities. आप बताइए कि ये सारी अपॉर्चुनिटी पहले कहाँ थी जो आज आपको मिल रही है। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अपने अंदर अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, भारत की ताकत को पहचानिए, अपने कल्चरल एथोस को पहचानिए, उन कल्चरल एथोस को आत्मसात करते हुए आगे बढ़िए और अपने साथ साथ समाज को आगे बढ़ाइए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों ने यू हैव गिवन मी अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आई डू नॉट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बट येस, माय सजेशन टू यू इज दैट दिस यूथफुल मूवमेंट डज नॉट कम बैक। यूटिलाइज टू द बेस्ट, to the maximum, and with full strength and vigor. That is what I would like to say. My best wishes is to you. Thank you very much for being here.